इस पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ करते हैं और आज ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ वीज़ा सब क्लास 4A2 दी। जैसे जैसे हम लोग 1 जुलाई के पास आते हैं वैसे वैसे चेंजेस अपडेट्स बहुत सारी होने लग जाती है। कुछ हमें बिना बताए हो जाती हैं, जैसे अभी हुई थी 485 का वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस डबल हो गए थे। जहाँ एक शेफ़ के लिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देने थे, अब आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देनी है, साथ में आपको अपने वीडियोस बना के भेजने हैं जो उन्होंने अब शायद कुछ ट्रेड्स के लिए पहले नेसेसरी थे, अब सारे ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए उन्होंने एक तरीके की एप्लीकेशन कर दी है। जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का अभी 76,515 है, वो 79,499 हो जाएगा पर एनम, विच इज़ क्लोज टू 80,000। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 4A2 ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि असल में है कि ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन का जो लैंडस्केप है अब वो बहुत चेंज हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने समझ में आने लग गया है कि ये तरीका है जिससे हम बहुत अच्छे लोग रखें जो माइग्रेट करें पर अपनी ऑक्यूपेशन में काम करें। स्कूल ਵਿੱਚ फ्रेंड्स बन ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये चीज़ तो रोज़ समझानी पड़ती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर बेस्ट फ्रेंड को आपको एक ऑक्यूपेशन पे या एक पॉइंट टेस्ट पे PR आई है, आपको भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਪੰਗੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 4A2 ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੌਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ। वेलकम टू एपिसोड। थैंक यू शमा जी, एंड सारे श्रोताओं को भी वेलकम। एंड लेट्स डिस्कस कि आजकल के बर्निंग टॉपिक्स क्या हैं जिससे आप सबको हेल्प हो। हाँ, सब तो पहला आप गल करांगे कि कुछ नवी न्यूज़ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी शमा जी, तो जैसे जैसे हम लोग 1 जुलाई के पास आते हैं वैसे वैसे चेंजेस अपडेट्स बहुत सारी होने लग जाती हैं। कुछ हमें बिना बताए हो जाती हैं, जैसे अभी हुई थी 485 का वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस डबल हो गए थे जस्ट ऑन अ वेक ऑफ चार्जेस। उसके अलावा बहुत डिफरेंट चेंजेस हैं, जैसे आप वेटिसेस का जो प्रोसीजर है जब आप स्किल असेसमेंट करते हैं जिनकी ट्रेड्स क्वालिफिकेशंस की, जिनमें आप जैसे शेफ़ जैसे क्वालिफिकेशन है आपकी TRA से जॉब रेडी हो गया लेट से, एंड आपकी वो एक्सपायर होगी क्योंकि स्किल असेसमेंट हमने बात की थी इट्स वैलिड फॉर 2 to 3 years, एक्सपायर करगी। तो जब वो बच्चे दोबारा रीअप्लाई करने जाते हैं तो उनको ऑफशोर स्किल असेसमेंट प्रोसेस करना पड़ता है वेटिसेस के थ्रू। एज ऑफ 30 मार्च उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। जहाँ एक शेफ़ के लिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देने थे, अब आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देनी है, साथ में आपको अपने वीडियोस बना के भेजने हैं जो उन्होंने अब शायद कुछ ट्रेड्स के लिए पहले नेसेसरी थे, अब सारे ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए उन्होंने एक तरीके की एप्लीकेशन कर दी है। पर यस, इट मीन्स अब आपको और मेहनत करनी है। ऑलरेडी वेसिटर्स ने पोर्टल बंद करके रखा हुआ था एंड वी हैव गॉट टू नो 30 मार्च को जब ओपन हुआ कि ये नए चेंजेस हैं, प्लीज़ रीडू आवर एप्लीकेशंस जो अभी अभी आप डालने में कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जी। नॉट इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर हाँ आपका पेपर वर्क बढ़ गया।
तो आपको एम्प्लॉयर के पास जाके और काम करके और डॉक्यूमेंटेशन देके और चीज़ें अपलोड करनी है। दूसरी चीज़ जो अब नहीं आ रही है इन कमिंग मंथ्स whenever we reach 1st of July is that जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का अभी 76,515 है, वो 79,499 हो जाएगा पर एनम, विच इज़ क्लोज टू $80,000 पर एनम प्लस सुपर एनुएशन। तो ये अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए पूरे सुपर एंड पैकेज में ला के करीब करीब $90,000 या अबव पड़ जाता है। तो अगर आप उन लिसनर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपने एक ईयर के एक्सपीरियंस के पास बैठे हो, 10 महीने का हो गया, 11 महीने का हो गया एंड यू आर अबाउट टू फिनिश, प्लीज़ आप सोचिए कि अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपके लिए थ्रेशोल्ड कम है, तो वो थ्रेशोल्ड एंड वो एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सो थिंक अबाउट इट, इट्स अप टू यू, आपकी कहानी कहाँ पे है हमें नहीं पता, पर दिस आर द वेरी बिग चेंजेस कमिंग। हम हमेशा ट्रेड पे फोकस ज़्यादा करते हैं कई बार, क्योंकि इन कंपेरिजन टू ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, ट्रेड इज़ अ वेरी बिग लाइवलीहुड, सबके जीने का तरीका है वो। तो इसलिए कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज से कि नहीं, ये मैक्सिमम पीपल हैं तो वी आर सिटिंग हियर, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि जितने ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो हमारी बातों से। बिल्कुल। देखो जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ PR ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 482 ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सब क्लास 482 मैं सबको ये बताना चाहूँगी, अगर 100 में से 2 लोग भी ये चीज़ समझ जाएं कि ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन का जो लैंडस्केप है अब वो बहुत चेंज हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने समझ में आने लग गया है कि ये तरीका है जिससे हम बहुत अच्छे लोग रखें जो माइग्रेट करें पर अपनी ऑक्यूपेशन में काम करें। तो अब ये मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये देख रही हूँ कि माइग्रेशन का पूरा लैंडस्केप चेंज होके जा रहा है कि आप अगर अपने स्किल्ड ऑक्यूपेशन में आपने पढ़ाई की है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप आगे जाके एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स के पाथवे के थ्रू ही पक्के होंगे। गवर्नमेंट का एम्फेसिस है और एक तरीके से ये सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपनी फील्ड में एजुकेशन पे पैसे खर्च करते हो, अपने टाइम और अपना मनी देते हैं, परिवार से अलग होते हैं एंड फिर अपना एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो क्यों ना आप उसी में आगे बढ़े, ना केवल कि आप PR ले लें पॉइंट टेस्ट में एंड आगे फिर आप डिफरेंट नॉन स्किल लेवल की जॉब्स कर रहे हो, ऊबर ड्राइव कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। तो ये पाथवे अब इस तरीके से जा रहा है कि आप अपने इसमें काम करें एंड अपने एम्प्लॉयर्स के साथ काम करके आगे, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं पक्के हों, पर ये अच्छा है हमारे लिए। तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक्सपीरियंस हमेशा होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम। आप कि ऑक्यूपेशन में ही आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, कोई और ऑक्यूपेशन में हो नहीं सकता। उनके लिए प्रॉपर स्किल्ड लिस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर ट्रेड्स पे ही बात करते हैं तो प्लीज़ आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जा सकते हैं, कोर स्किल लिस्ट पे, एंड वहाँ अपनी ऑक्यूपेशन को चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ की 16 ईयर्स की माइग्रेशन लॉ की जर्नी में ये देखा है कि आज भी शेफ़ इस लिस्ट में है, आज भी कुक इस लिस्ट में है। तो जो बच्चे पैनिक करते हैं कि ऑलरेडी हैं लोग, हम कैसे करेंगे, उनके लिए यही कहानी, यही एक सबसे बढ़िया लाइन है कि जिस चीज़ में आपने मेहनत की है उसमें काम करते रहो। हुनर है, टैलेंट है, अच्छे एम्प्लॉयर हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज बूमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। हमें बाहर खाने का बहुत शौक है एंड देयर इज़ ऑलवेज टूरिज्म, सो यू विल ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयर्स जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ 482 में बहुत अच्छी कर दी है आपकी, जैसे पहले आपके पास एक एम्प्लॉयर है,
एंड उस एम्प्लॉयर के साथ आपकी नहीं बनी, आपको कोई दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढना है, तो आपके पास पहले 60 डेज होते थे, अब उसे स्ट्रेच करके 180 डेज कर दिया है, जो 6 महीने। तो 6 महीने में अगर आप समझो आप एम्प्लॉयर है, नहीं बनी, कोई मुश्किल होगी, एम्प्लॉयर की दुकान ही बंद होगी, आपके पास 6 मंथ्स है उस वीज़ा पे कोई और एम्प्लॉयर ढूंढ के उसके साथ अपनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप आगे बढ़ाने का। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रही है एक तरीके से कि अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं, यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम। एंड 482 से परमानेंट रेसिडेंसी का पाथवे भी इजी कर दिया है कि 482 लो, फिर उसके बाद जो 186 वीज़ा है थ्रू एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप परमानेंट रेसिडेंसी भी हो जाती है। कई बार प्रीति जिस तरह ਹੁੰਦਾ कि जिस तरह किसी ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये चीज़ तो रोज़ मुझे समझानी पड़ती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बेस्ट फ्रेंड को आपको एक ऑक्यूपेशन पे या एक पॉइंट टेस्ट पे PR आई है, आपको भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। ये दो चीज़ में, इसमें दो बहुत बड़े पहलू है। पहली चीज़, उनका केस डिफरेंट, उनकी एज, उनकी इंग्लिश, उनका ऑक्यूपेशन चलो सेम हो गई, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकता है। वो अनमैरिड हो सकते हैं जहाँ उनके 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, आप मैरिड हो, आपको वो 10 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने जो देखी है, बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो अभी इस टाइम पे TR पाथवे से जा रहे हैं, 485 पे हैं, कि जो 2 साल पहले इनवाइट आया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी बच्चे को, वो आज आगे जाके आपको आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एंड आई हैव नेवर सीन द सिस्टम बीइंग रिपीटेड कि आज 65 पॉइंट्स पे चलिए मानिए एक ट्रेड ऑक्यूपेशन को या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाले को आज आ गई है, देयर इज़ नो गारंटी, हो सकता है आ जाए, पर देयर इज़ नो गारंटी कि 65 पॉइंट्स पे 2 साल बाद भी PR मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके अंकल के लड़के पहले निकल गए हैं, तो पहले उनके पीछे मत भागिए, अपने केस को अपने हिसाब से संभालिए। आज के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लानिंग करके चलें। अगर ये सोच के कि हाँ जी उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा, तो फिर एंड टाइम तो कुछ नहीं हो रहा। आप ये कितना सुनते हो कि मेरे फ्रेंड का हो गया और मेरा क्यों नहीं हो रहा? एवरी डे शायद वीक में हमारे पास कम से कम 7 to 10 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो हमारे रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं, और हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि उनका हो गया, आपका नहीं होगा। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज क्लाइंट इज आवर्स एंड ही और शी इज बिकमिंग अवर क्लाइंट एंड द लॉयर इज सेम। एंड ये चीज़ समझाना, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है बैठ के समझाना, पर फिर भी क्लाइंट्स को ये चीज़ ईजिली डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार बच्चे समझ जाते हैं, फिर आई फाइंड कि एक और राय ले ली कोई और राय ले ली, एक माइग्रेशन एजेंट ब्रिस्बेन में उससे बात कर ली, फिर वापस घूम कर आते हैं। इसमें जो हम टाइम ख़राब करते हैं ना, उसकी जगह अगर हम ये रियलाइज़ कर दें कि हमारे पास एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं और हम सबको उससे अबाइड करना है, तो हर बच्चे की यहाँ लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ी वधिया गल तुसीं कही कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कभी किसी इमीग्रेशन लॉयर नाल गल करते, कभी किसी नाल। मैनूं लगदा कि वो शायद ये सोचते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ एंड पर्सनैलिटी का फर्क ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ बहुत ज़्यादा। इस तरह नहीं कहती कि कुछ अच्छे ने कुछ बुरे ने, पर मैं उन्होंने दी गल दस दी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मी, आई केम एज अ स्टूडेंट वीज़ा। मैंने भी बड़ों को बहुत कॉल किए हैं जिन्होंने कई बार मुझे आंसर नहीं दिए कि यू कम टू आवर ऑफिस एंड देन ओनली वी कैन टेल यू। कई बार जाके भी आंसर नहीं मिले, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जिस कहते हैं ना कश्ती में सवार थे, वहाँ कोई और हो तो शायद उसका हाथ पकड़ ले। कई बार हम हाथ पकड़ भी लेते हैं तो भी सामने वाले को समझ में नहीं आता कि हमारी सलाह सही है, फिर वो 1-2 साल बाद रिफ्यूज़ल लेके हमारे पास आते हैं। तो ये बड़ी चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये होती है कि एज अ क्लाइंटेल शायद हम सबको ये लगता है कि हम सही हैं, और हम ये नहीं समझते कि जब डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है, वो ना आपको जानते हैं, ना मुझे जानते हैं, ना लॉयर को जानते हैं, किसी को भी नहीं जानते। डॉक्यूमेंट्स ने अपनी बात करनी है,
अब तो AI है टू हेल्प, दे आर गोइंग टू पुट 2 and 2 थ्रू टुगेदर। तो अगर आप जॉब रेडी कर रहे हो और उस टाइम कहीं और ट्रकिंग कर रहे थे और उसके फाइन्स हैं, दे विल फाइंड आउट एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। तो ये चीज़ समझना हर एक बच्चे को जो इस वक्त यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थिंक अबाउट इट कि आप क्या काम कर रहे हो, कल आगे जाके क्या होगा। रूल्स के अंदर रहो जब तक अपने हाथों को, अपने आप को यहाँ सेटल नहीं कर पाते हो। हर बंदे की राय बहुत है। अगर हम माइग्रेशन की बात ना करें शर्मा जी, हम किसी और पर्सनल लाइफ की भी बात करें, हर बंदे की सलाह होती है। हम अपने चाचा जी के पास जाएंगे, उनकी सलाह अलग है, बुआ जी ने अलग सलाह देनी है। करना वही है जो दिमाग को सही लगे। तो दिमाग को सही लगने के लिए सोचना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब ये लोग ऐसे चेंज कर रहे होते हैं कि कभी इस माइग्रेशन लॉ से कभी उस की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता होगा और कई बार डेडलाइंस भी मिस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा शर्मा जी, टाइम, मनी एज वेल, क्योंकि हर अपॉइंटमेंट फ्री नहीं होती। हाँ। और फ्री अपॉइंटमेंट में सही नॉलेज मिल जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो डेडलाइंस तो मिस बहुत होती हैं। कई बार ऐसा होता है जी, फेडरल का टाइमलाइन चलेगी, क्योंकि जब ART से फेडरल जाते हो तो कोई ऐसा पर्टिकुलर लेटर नहीं मिलता कि 28 दिन में ही जाना है, 35 दिन में ही जाना है। तो वो आपको एक अच्छे लॉयर के पास जाके ही पता चलता है कि देखो जी ये इंपॉर्टेंट है। डेडलाइंस मिसिंग आई थिंक हर रोज, आज ही एक केस था। अच्छा। तो ये इतना बड़ा इशू है समझिए। अगर हम लोग सिर्फ डेडलाइंस पे ही 28 दिन के नोटिस पे ही काम करना शुरू कर देना तो कितने लोगों की लाइफ सफर जाए, पर मानते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला कि हम जब यहाँ पे हैं एज अ स्टूडेंट माइग्रेट करने की सोच रहे हैं तो हम इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और जब आपके पास लोग आते हैं तो आपको उनको सब कुछ, जैसे कि फाइन्स होते हैं या कुछ भी उनकी लाइफ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो कुछ हुआ होता है, आपको बताना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। सो वेरी रीसेंट एग्जाम्पल इज़ कि बच्चे की PR की फ़ाइल डली हुई है। मैं खुद क्लाइंट को कम से कम 6 years से जानती हूँ एंड आई नो हिम, हिज फैमिली इन एंड आउट। पेरेंट्स भी जा चुके हैं यहाँ पे। एंड मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए सेक्शन 56 का नोटिस आता है कि जी आप इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखो, ये बात है। हम क्लाइंट को बुलाते हैं जी, पहले तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, एक तो 28 दिन का नोटिस। तो पता चलता है कि देवर टाइम व्हेन दे वर डूइंग सम ट्रकिंग एंड उसमें फाइन्स होते हैं। एंड हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन दो हमारे ड्राइविंग के टाइम के फाइन्स हैं या हमारा कार क्रैश हो गया है, पर दे आर स्टिल कमिंग इनटू अ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो जब वो होते हैं देन वी हैव टू क्लैरिफाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें। स्पाउस वीज़ा के केस होता है, उसमें कभी लड़ाई हो गई जी, पुलिस को बुला लिया, एक रिपोर्ट बन गई, देन इट कम्स अप अगेन इन लेटर ऑन कि हाँ जी ये रिपोर्ट है, अब इसका क्लैरिफिकेशन दो। अच्छा। ज़िंदगी आगे चली गई, मैं ये नहीं कहती 2 बर्तन खड़कते नहीं है, पर अब उसका क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। पर क्लाइंट्स ये बात हमें छुपा देते हैं, पर फ़ायदा तब है हमारा कि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके अगर वो हमें सब कुछ पहले से बता दें और हम इन लूप होल्स को पहले से ही उनके सामने रख के बोल दें हाँ जी क्लाइंट से गलती हुई, बचपना था, नाराज़गी थी, लाइफ में ये 3 साल पुरानी बात है, उसके बाद देखो रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, एंड वी डिक्लेयर दैट ही इज़ टोटली फिट एंड फाइन। अगर आप इस तरीके से केस रखोगे वो बहुत अच्छा है फॉर योर केस आउटकम, रादर देन कि मुझे कुछ नहीं बताया एंड देन वी गेट अ नोटिस एंड वी आर आस्क्ड टू क्लैरिफाई। पहले तो हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से आई ये कहानी। समटाइम्स इट हैपन्स दैट देयर आर मैनी I will say happy saying with the same date of birth. So that is also very critical. Okay. हाँ, पर that's very very important. Coming back to your question कि क्लाइंट हमें सब कुछ पहले बताएं, ना छुपाएं, तो केस को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अपनी सर्विस को जस्टिफिकेशन दे सकेंगे कि हाँ जी हमने परफेक्टली काम किया आपके लिए। जैसे
आप रोज नई नई कहानियां सुनते हैं, नए नए केसेस सॉल्व करते हैं, तो कोई ऐसी कोई नया केस आपने जो डिफिकल्ट रहा हो आपके लिए और आपने अच्छा उसका आउटकम आया हो, तो वो हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? हाँ जी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये हमारे माइग्रेशन मैटर का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है कि हम बच्चों को डराते नहीं है, हम बच्चों को दिखाते हैं कि हाँ जी इसमें भी ये पॉसिबल है। तो द रीसेंट केसेस की हस्बैंड एंड वाइफ है एंड स्टूडेंट वीज़ा था, फिर टीआर था, फिर स्टूडेंट वीज़ा दोबारा डाला गया। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो वो ART अपील पे गए। अच्छा, अब यहाँ पे वो चीज़ हम कोरिलेट कर सकते हैं कि आपके पास टैलेंट है, हुनर है, तो वन ऑफ द पर्सन इन द कपल इज़ वेरी टैलेंटेड शेफ एंड शी गॉट रियली गुड एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर हर। अब क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो हम उनके लिए ऑन शोर वीज़ा नहीं डाल सकते, तो वी हैव टू आस्क देम टू लीव द कंट्री। ओके, उनका वीज़ा लॉन्च हुआ एंड देन दे केम बैक बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग ऑन ब्रिजिंग वीज़ा भी। आए फुरे 2 पे वेट कर रहे हैं इससे पहले कि ART अपील खुले। ART अपील पे बात आए वाहिगुरु की मेयर के साथ और अच्छी फाइल के साथ उनकी एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप ग्रांट हो गई। ओके, सो इवन दो दे हैड अ वीज़ा रिफ्यूज़ल, फिर भी उनकी एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप ग्रांट हुई, क्योंकि पहली चीज़ फाइल अच्छी तरह से लगी थी और दूसरी चीज़ फाइल में पीछे कोई लूप होल नहीं था एक्सेप्ट द स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो उनका एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास चल रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बच्चे थे। तो आज सुबह उनकी ART विड्रॉ होने का भी कंफर्मेशन आ गया एंड द कपल आर वेरी हैप्पीली ऑन एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप एंड कल आगे इफ़ गॉड परमिट्स दे विल बी अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे। तो ये मुश्किल्स आती हैं जब लोग बोलते कि हाँ जी स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये भी एक गुड चेंज है कि आप देखो कि अगर आप एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप पाथवे पे जा रहे हो, यू स्टिल हैव चांस कि आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। अगर कुछ लोग हैं जो इस केस सिनेरियो से कोरिलेट करते हैं, देन दे हैव अ वेरी गुड ऑप्शन, अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत खुशी की बात है। और आप अपने ऑफिस के बारे में और आपके साथ कैसे अपॉइंटमेंट मिलती है? आप बहुत बिजी रहते होंगे ये ज़रूर बताएं हमारे लिसनर्स को। हाँ जी, बिजी तो आई बिलीव सेवा और मेहर वाहिगुरु की है, तो यस वी आर वेरी बिजी। पर हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक CBD में है जो 530 लिटिल कॉलिंस स्ट्रीट लेवल 6 सूट 610 पे है एंड दूसरा लारा जिलोंग में है 26 6 स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ लारा ट्रेन स्टेशन। आप हमें कॉल कर सकते हैं। वो मेन कॉलिंग नंबर इज़ 0415615255। हाउएवर अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके सारे सोशल मीडिया मैसेजेस भी आंसर होते हैं, तो येस यू कैन कॉल अस, विजिट अस, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपका कोई माइग्रेशन का क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपनी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप मैसेज पे ना कहें, आके हमें मिलें अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, क्योंकि बिना उसके हम आपको राइट माइग्रेशन एडवाइस नहीं दे सकते। थैंक यू प्रीति जी, तो फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में। हाँ जी, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू टू एवरीवन।